प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हिस्ट्री इतिहास क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 315 का एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं। काफी छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मैं दावे से कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 315 सब्जेक्ट का नाम है इतिहास। और अब चलते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो गंभीरता से स्क्रीन की तरफ देखिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। विशाल स्नानागार की खोज कहाँ पर हुई? मोहनजोदड़ो। लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताइए। गोदीवाड़ा। कांसे की नर्तकी मूर्ति किस स्थान से मिली थी? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे? सूत और कपास। हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह हैं? 400। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो हड़प्पा की लिपि जो लिखी जाती थी दाएं से बाएं। वेद शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए, वेद शब्द का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। कृषि का देवता किसे कहा जाता है? कृषि यानी कि खेतीबाड़ी का देवता इंद्र देवता को कहा जाता था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। शक संवत किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो शक संवत 78वीं ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ हुआ। सातवाहन वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सातवाहन वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सातवाहन वंश के जो शासक थे वह अपने आप को किस वर्ण से, पीडीएफ में वर्ण की जगह वर्ष लिख गया है तो आप उसे वर्ण समझेंगे, वर्ण से संबंधित मानते थे। यह लोग अपने आप को ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते थे। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? वाकाटक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा करने वाले चीनी यात्री का नाम बताएं। तो यह चीनी यात्री था फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले नाटककार, यानी कि जो इनके दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे वह थे कालिदास। हर्ष चरित्र जो किताब है, जो ग्रंथ है, वो किसने लिखा है? बाणभट्ट। किस राजा के शासनकाल में हुएनसांग ने भारत की यात्रा की? देखिए, हुएनसांग भी एक विदेशी यात्री था और उसने हर्षवर्धन के राज्य में भारत की यात्रा की। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दीनार के नाम से जानी जाती थी। नया नारों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध था? देवराम। उत्तर तथा दक्षिण स्थापित शैलियों के नाम लिखिए। नगर एवं द्रविड़। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ कराया? बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ कराया? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में महायान संप्रदाय के प्रमुख शिक्षा केंद्र का नाम लिखिए। यानी कि जो महायान संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय था महायान, उसके लिए प्रमुख शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा। भगवान विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। पंच सिद्धांतिक। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो वर्ष 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 में लड़ा था। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में
ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से 1316 तक था और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व उसका चहेता मलिक काफूर करता था। तारीखे मुबारक शाह जो किताब है उसकी रचना किसने की? याहया सरहिदी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खीजह खान। जौनपुर शासक के वंश को किस नाम से जाना जाता था? सरकी राजवंश। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने दिया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसको किसने उकसाया था? राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। यह काफी महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और यह युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर के पास बहुत कम सेना थी और इब्राहिम लोधी की सेना लाखों में थी, लेकिन फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना को हरा दिया, जिसका कारण था बाबर ने युद्ध के दौरान ओटोमन जो युद्ध की नई शैली थी उसका प्रयोग किया और कम संख्या में सैनिक होने के बावजूद भी इब्राहिम लोधी को हरा दिया और उसके बाद बाबर का दिल्ली पर नियंत्रण हो गया। किस महिला शासक ने मुगलों से युद्ध किया? उत्तर है चांद बीबी अहमदनगर। दक्कन की किस शक्ति के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा? दक्कन में औरंगजेब को किस शक्ति के साथ? तो मराठा शक्ति के साथ, शिवाजी महाराज के साथ काफी समय तक युद्ध में उलझे रहना पड़ा। इसकी वजह से उसकी बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर लिखा है सेवा, एक्चुअली होना क्या चाहिए था? सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन कौन सी कार्य प्रणाली प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में दाग यानी कि अपनी सेना के घोड़ों को दगवाना और हुलिया इसका मतलब है जो सिपाही थे उनका हुलिया बॉडी स्ट्रक्चर लिखना प्रारंभ करवाया। अमीर खुसरो द्वारा सज्जित वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। सितार। ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? उत्तर है राजा मानसिंह। वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला में मध्यकालीन युग में कौन कौन से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? यानी कि भवन निर्माण करते समय कौन कौन से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और नए प्रारंभ हुए? नंबर 1 मेहराब, नंबर 2 गुंबद। ये 35 क्वेश्चन जो आपके हैं वो फर्स्ट बुक से हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। 1757 में बंगाल का शासक कौन था? तो 1757 में बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। मीर जाफर को हटाने के बाद 1760 में बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लंदन के निकट किस कॉलेज में कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त होता था? तो आंसर है हैलीबरी कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो उत्तर है इंग्लैंड। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को किस कानून ने समाप्त कर दिया? 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में ब्रिटिश शिक्षा का जबरदस्त समर्थक कौन था? तो उत्तर है टीबी मैकाले। उस सुधारक का नाम बताइए जिसने सती प्रथा का विरोध किया? राजा राममोहन राय। विधवा विवाह पर किस भारतीय सुधारक ने बल दिया? यानी कि विधवा विवाह को दोबारा प्रारंभ करने के लिए यानी कि विधवा औरतों की दोबारा शादी कराने के लिए किस समाज सुधारक ने जोड़ दिया? तो उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए? ब्रह्म समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। भारतीय नेताओं के अनुसार पश्चिमी सभ्यता की कौन से मुख्य विचार थे? व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता। उस भारतीय नेता का नाम लिखिए जिसने भारतीय जनमानस तक पहुंचने के लिए गणेश उत्सव मनाने का प्रथा थी उसको प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? किस ब्रिटिश अधिकारी ने यानी कि किस अंग्रेज अधिकारी ने
इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर है 1885 में A.O. ह्यूम नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की और कब की? उत्तर है 1905 में लॉर्ड कर्जन। राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार के लिए यानी कि राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाने के लिए किस लोकप्रिय रंगमंच का प्रयोग किया गया? उत्तर है यात्रा। 1911 में राजधानी को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित यानी कि परिवर्तित कर दिया था, तो उसकी क्या वजह थी? कलकत्ता के महत्व को कम करना। सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की नींव किसने रखी? सोहन सिंह भाकना और हरदयाल जी। क्रांतिकारी पत्रिका की शुरुआत किसने की? मैडम कामा। एनी बेसेंट और तिलक ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? होम रूल आंदोलन। रोलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1919। दांडी मार्च कहां से शुरू हुई? तो दांडी मार्च गुजरात में साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला? उत्तर है 5। भारत छोड़ो आंदोलन में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 91,000 अर्थात 91,000 लोगों को गिरफ्तार किया। क्वेश्चन नंबर 62। क्रांति से पहले रूस में कौन सी राजनीतिक प्रणाली थी? तो उत्तर है एक तंत्र। 1917 की रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति। याल्टा सम्मेलन में किस देश के भविष्य को लेकर चर्चा हुई? उत्तर है पोलैंड। लोहे का आवरण नामक प्रसिद्ध शब्दावली किस नेता ने गढ़ी थी? तो उत्तर है चर्चिल। बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो बर्लिन की दीवार गिरी 1989। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम है चाणक्य और जिनका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी में कुमार नाम किसका द्योतक था? यानी कुमार नाम किसको बोला जाता था? शाही राजकुमारों को। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण पथेश्वर। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैनुल ओबेदीन। सिकंदर की मौत कब हुई? 10 जून 323। कुषाण का संबंध किस जनजाति से था? जो कुषाण वंश था उनका संबंध किस जनजाति से था? यूझी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ब्रिटिश शासन का प्रारंभ भारत में किस युद्ध के बाद हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। तुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र। सल्तनत काल में सुल्तान का प्रमुख सलाहकार कौन होता था? वजीर। बोल्शेविक का क्या अर्थ है? बहुमत। प्यारे छात्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। कुछ नहीं, बहुत सारे एमसीक्यू बता दिए हैं। दोनों किताबों के लगभग सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको बता दिए गए हैं। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, थ्योरी वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब आप उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था और यह जाना जाता है इसके बाजार सुधारों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में 3 तरह के बाजार स्थापित किए। पहला बाजार था अनाज का, जहां पर अनाज खरीदा और बेचा जाता था। दूसरा बाजार था जानवर और दासों का, दास यानी कि गुलाम, गुलाम यानी कि स्लेव्स। दूसरा बाजार वो था जहां पर दास और जानवर खरीदे और बेचे जाते थे। और तीसरा जो बाजार था वो था वस्त्र, सोना, चांदी, आभूषण। इन सब के लिए इसने अपने यहाँ पर 3 तरह के बाजार खोले थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ पर यानी कि अपने राज्य में यानी कि दिल्ली सल्तनत में बाजारों को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ पर बाजारों में जासूसों की तैनाती की थी और हर एक वस्तु की कीमत तय की थी। वस्तु के नापने के लिए, वस्तु के मापने के लिए वजन अर्थात वाट तैयार किया था
और बहुत ही कठोर कानून बनाए थे। अगर कोई भी व्यापारी कम तोलता था तो उसका उतना ही मांस उसके शरीर से वो काट लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर विशेष ध्यान दिया, जिसकी वजह से इसके यहाँ पर महंगाई नियंत्रण में रही और जिसके कारण यह अपने यहाँ पर एक विशाल सेना को नियंत्रित कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह है शीत युद्ध। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। शीत युद्ध दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में कोई भी हानि नहीं हुई, कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1991 तक एक दूसरे के आमने सामने थे। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, अर्थात भारत ने साफ साफ कह दिया न तो हम अमेरिका के गुट में जाएंगे न सोवियत संघ के गुट में जाएंगे। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी विचारधारा। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी। यह युद्ध वर्ष 1991 में समाप्त हो गया क्योंकि सोवियत संघ का हो गया था विघटन। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो दुनिया में क्या हुआ, अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। अब दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति रह गई और भारत जैसे देशों को अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए विवश भी होना पड़ा। आप ये भी कह सकते हैं भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ गया और जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसमें अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। तो शीत युद्ध के निम्नलिखित प्रभाव हुए। वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1991 तक शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। वर्ष 1991 में यह युद्ध खत्म हो गया। इस युद्ध में कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी। इतना सब कुछ लिख के आना है आपको। प्रश्न, अगला प्रश्न है संगम साहित्य। देखिए संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत का साहित्य है। इसको लिखा गया है तमिल भाषा में। संगम का अर्थ होता है मिलना यानी कि जुड़ना। संगम साहित्य जो था पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम साहित्य के लिए 3 बार संगम हुआ और यह हुआ था मदुरै, आधुनिक मदुरै और कपाटपुरम में। यहाँ पर 90,000 लेखक और कवि एकत्रित हुए और उन्होंने अलग अलग साहित्यों को तमिल भाषा में लिखा। बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया और इन सब के खाने पीने रहने की व्यवस्था किसने की? पांडु राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया। इनके लिए खाने पीने रहने की और सुरक्षा की व्यवस्था करवाई। संगम का अर्थ होता है मिलना। संगम साहित्य लिखा गया था तमिल भाषा में। दक्षिण भारत का साहित्य है। 3 बार संगम हुआ था, 3 अलग अलग जगह पर हुआ था, मदुरै, आधुनिक मदुरै और कपाटपुरम। यह लिखकर आएंगे आप संगम साहित्य में। अगला प्रश्न है बाबर के समक्ष आने वाली चुनौतियां। जब बाबर भारत में आया तो बाबर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? देखिए सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूत। राजपूत एक बहादुर कौम है जिसने बाबर को बहुत ज्यादा टक्कर दी। दूसरी समस्या आई थी यहाँ का मौसम, क्योंकि बाबर के लिए हर तरह का मौसम देखना ये पहली बात थी, क्योंकि वह जिस देश से आया था वह काफी गर्म देश था, लेकिन भारत एक ऐसा देश था यहाँ पे हर तरह के मौसम होते हैं। तो बाबर के सामने यह बड़ी चुनौती थी कि भाई जलवायु की बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद यह समस्या आई जो बाबर के सेनापति थे, सैनिक थे, काफी लंबे समय से अपने घर से बाहर थे और वो चाहते थे कि हम भारत से वापस चलें, लेकिन बाबर ने उनसे कहा अभी हमें बहुत सारी लड़ाई लड़नी है और बहुत सारी लड़ाई जीतनी है। तो बाबर के समक्ष आने वाली जो चुनौती थी उसमें राजपूत, मौसम और अपने सैनिकों का विद्रोह। अगला प्रश्न है कुषाण और कनिष्क। देखिए पेपर में या कुषाण आ जाए या आ जाए कनिष्क, एक ही कहानी छाप के आनी है, सीधी बात। कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे महान शासक। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कनिष्क के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलवाए, ऐसा कहा जाता है। कनिष्क को कला का बहुत शौक था और उसने जगह जगह भारत में स्कूल खुलवाए। अमरावती स्कूल खुलवाया, गांधार में भी खुलवाया, मथुरा में भी एक कला का स्कूल खुलवाया। कनिष्क पेपर में आ जाए तो कनिष्क के बारे में अच्छा अच्छा लिखकर आना है। प्यारे छात्रों, इतिहास में पास होने का एक गुरु मंत्र बताता हूँ। देखिए इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति और घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं।
व्यक्ति और घटना या तो अच्छी हो सकती हैं या बुरी। आपको बस ये समझना है कि इस टॉपिक के बारे में अच्छा लिखना है या बुरा। उदाहरण समझिए, जैसे अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको फिर इसके बारे में तो बुरा ही लिखना पड़ेगा। और आपसे कहा जाता है कि हाँ भाई, भारत की आजादी की लड़ाई में गांधी जी की भूमिका, तो उसके बारे में आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रश्न को समझना है और ये देखना है अच्छा या बुरा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो इतिहास में पास हो जाओगे। और इतिहास कहता है लिखो, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, उतना ज्यादा पास हो जाओगे। लेकिन इस बार एमसीक्यू इतने ज्यादा आ रहे हैं कि आप तो वैसे भी पास हो जाओगे अगर आप एमसीक्यू अच्छी तरीके से पढ़कर जाओगे तो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो की बात भी करनी पड़ती है। सिंधु नदी के आसपास दो नगर थे, एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदाड़ो। यह सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता है या थी। इस सभ्यता के लोग काफी व्यवस्थित थे। उन्होंने अपने यहाँ पर मकान बनवाए थे, कच्ची ईंटों के और पक्की ईंटों के। अमीरों के मकान ऊंचे स्थान पर होते थे, गरीबों के मकान नीचे स्थान पर होते थे। इनके यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं और सड़कें एक दूसरे को इस तरह समकोण पे काटती थीं। सड़कों के सहारे 6-6 फुट गहरी नालियां थीं और यह नालियां ढक कर रखी जाती थी, यानी कि नालियों को कवर किया जाता था। हर एक घर में एक कुआं होता था, कुआं जिससे कि ये जल ले सकें और पानी पी सकें। स्नान घर होता था यानी कि बाथरूम। और यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वह शिक्षित भी होते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे और कई तरह के व्यापार भी करते थे। अब बात करते हैं ट्रूमैन का सिद्धांत। देखिए, ट्रूमैन का पूरा नाम है हेनरी ट्रूमैन। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विश्व युद्ध के बाद इन्हें ऐसा लगा कि भाई दुनिया के बहुत सारे देश और ऐसे देश जो विश्व युद्ध में तबाह हो गए हैं वो अमेरिका के पक्ष में होने चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार करना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र जो विश्व युद्ध के दौरान काफी नुकसान उठाए थे, उनको आर्थिक मदद की, तकनीकी की मदद की। जो हेनरी ट्रूमैन थे उन्होंने विश्व युद्ध के बाद ऐसे देश जिन्होंने काफी नुकसान उठाया था, विशेष तौर से यूरोप के ऐसे देश, उनकी काफी आर्थिक मदद की और उसका मकसद था उन्हें अमेरिका के पक्ष में लेकर आना। और इसी सिद्धांत को बोला गया ट्रूमैन का सिद्धांत। वह अमेरिका की विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है और यह लड़ाई प्रारंभ हुई थी मेरठ से। मेरठ से इस लड़ाई को प्रारंभ करने में मंगल पांडे का बहुत बड़ा योगदान था। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और भारतीय सेना की यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों की हार हुई, जिसके बहुत सारे कारण थे। नंबर 1, भारतीय क्रांतिकारियों पर हथियारों की बहुत कमी थी। नंबर 2, भारत में गद्दार राजे रजवाड़े काफी ज्यादा थे जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की मदद की। इस आजादी की लड़ाई के बाद यह तो तय हो गया कि अब कंपनी का शासन भारत में से खत्म होना था। कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में से खत्म हो गया और ब्रिटेन की महारानी का शासन भारत में लागू हुआ। इस आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसे आजादी की पहली लड़ाई या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जो असफल साबित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें किसी भी राष्ट्र के नागरिक अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ कर गुजर जाने के लिए तैयार होते हैं। राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका प्रारंभ सबसे पहले यूरोप में हुआ, लेकिन भारत में भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, यानी कि भारत के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना आई। और इसके मुख्य कारण थे नंबर 1 गांधी जी, नंबर 2 शिक्षा का विकास, नंबर 3 रेलवे का विकास। जैसे जैसे भारत में रेलवे का विकास होता गया, देश के लोग एक दूसरे से मिलने लगे और वो अपने देश की बात करने लगे। अखबारों की भूमिका, मीडिया की भूमिका
और हिंदी भाषा की भूमिका, क्योंकि अब देश के बहुत सारे हिस्सों में हिंदी बोले जाने लगी थी और हिंदी के माध्यम से लोग जुड़ने लगे थे। और गांधी जी जैसा एक नेता आ गया था जिसने इस देश को राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरित किया और लोगों को एहसास कराया कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो यह कुछ कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की भावना, जिसका प्रारंभ हुआ था यूरोप से। बात करते हैं तराइन का युद्ध। देखिए, तराइन का युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यह युद्ध 2 बार हुआ। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और बहुत गंदी तरीके से हराया और उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन दूसरे युद्ध में, तराइन के जो दूसरे युद्ध में, पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे, बहुत ही बहादुर राजा थे। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को भारत में आने का पूरा मौका मिल गया और कोई भी ऐसा राजपूत या कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा जो मोहम्मद गौरी का विरोध कर सके। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने इस देश में खुली लूट मचाई, मंदिरों को लूटा, नरसंहार किया, सोना चांदी जो कुछ भी मिला सब कुछ लूट लूट के अपने देश में ले गया। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 और 1192 में तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं मैकाले की शिक्षा नीति या ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा। देखिए, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा किसी भी देश की लाइफलाइन होती है और यह बात अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती थी। तो वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था मैकाले। मैकाले, पेपर में अगर मैकाले आए या हंटर कमीशन आए तो यही कहानी छाप के आनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतिहास का पेपर है, बस छापना है। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानी पढ़ें। अंग्रेज हमेशा यही चाहते थे कि भारतवासी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लें और अंग्रेजी भाषा सीखकर अंग्रेजों की गुलामी करें। इसके लिए मैकाले ने अंग्रेजों की महारानी से कहा कि आप एक काम करिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए और मैं भारत में जगह जगह स्कूल खोलूंगा, अंग्रेजी स्कूल खोलूंगा, अंग्रेजी विद्यालय खोलूंगा जहां पर हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी सिखाऊंगा और ऐसे हिंदुस्तानी तैयार करूंगा जो शकल से तो हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच उनकी क्या हो, अंग्रेजों वाली हो। और गुलामों की शिक्षा को, यानी कि भारत के अंदर अंग्रेजों की शिक्षा को यहाँ पर थोप दिया। अब बात करते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति हुई थी वर्ष 1917 में। इसको बोला जाता है बोल्शेविक। रूस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति दोनों एक ही हैं, ठीक है। देखिए, रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। वहां पर एक राजा था, बहुत ही निकम्मा निकट्टू राजा था जिसका नाम था जार जार निकोलस। जार निकोलस एक अत्याचारी राजा था जिसने किसानों को, मजदूरों को बहुत ही दुखी कर रखा था। तो यहाँ पर 1917 में किसानों ने, मजदूरों ने, गरीब वर्ग ने जार के खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति कर दी। इस क्रांति के बाद जार को सत्ता से हटा दिया गया और रूस के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति का दूसरा नाम है बोल्शेविक। तो जब यह रूस की क्रांति आ जाए तो जार निकोलस के अत्याचार लिखने हैं। किसानों से ज्यादा टैक्स लेता था, मजदूरों से बहुत काम करवाता था, किसी की सुनता नहीं था, भोग विलास और अय्याशियों में डूबा रहता था, हर जगह भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से जनता ने दुखी होकर क्या कर दिया, क्रांति कर दी रूस के अंदर, जिसको बोला जाता है रूस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। देखो भाई, अगला जो प्रश्न है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है और हम बता रहे हैं इसका कॉमन सा आंसर, जिससे कि पेपर में आप बहुत ही आसानी से लिख कर आ जाओ। सुनो, प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता बताइए। ऐसे भी बन सकता है गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता बताइए, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता बताइए, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषता बताइए। चोल प्रशासन, मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषताएं। तो सुनो, करना क्या है आपको,
उत्तर लगभग सबका समान लिखना है। सुनिए, नंबर 1, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है सबसे ऊपर होता था राजा, बादशाह या सुल्तान। केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था। केंद्रीय प्रशासन के बाद लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन। राजा ने अपनी सुविधा के लिए अपने राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। जैसे आज के समय की बात करते हैं तो केंद्र सरकार केंद्रीय प्रशासन हो गया और अलग अलग जो राज्य हैं वो हो जाएंगे प्रांतीय प्रशासन। हर एक राजा को अपने यहाँ पर सेना रखनी पड़ती थी। सेना में पैदल सेना, हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना, रथ वाली सेना रखनी पड़ती थी। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सेना, जासूस व्यवस्था जिसे बोलते हैं गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली सबको रखनी पड़ती थी। अपने यहाँ पर अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए गुप्तचर तो रखने ही पड़ेंगे। ये गुप्तचर महिलाएं भी होती थी और पुरुष भी होते थे। उसके बाद लिखेंगे न्याय प्रणाली, यानी कि न्याय व्यवस्था काफी मजबूत होती थी। छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजा दी जाती थी और अंतिम निर्णयकर्ता राजा ही होता था। न्याय प्रणाली भी लिखेंगे। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन यानी कि समाज के लोग हर तरह का व्यापार करते थे। कोई कपड़ों का व्यापार, कोई लोहार तो लोहे का, सुनार तो सोने का, मोची तो जूतों का। इस तरह लोगों के व्यवसाय होते थे। मूर्तिकार भी होते थे, चित्रकार भी होते थे, व्यापारी भी होते थे जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। आपको यह बात याद रखनी होगी, अगर किसी प्रशासन की विशेषताएं पूछी जाती हैं, चाहे वो मौर्य हो, गुप्त हो, चोल हो, विजयनगर प्रशासन हो, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल प्रशासन हो, सबकी विशेषताओं में एक ही आंसर चेप के आना है, यही लिख कर आना है और यही पास होने का गुरु मंत्र रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, शब्द पकड़िए। धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, सूफीवाद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यह सभी धर्म की जो बातें हैं, अगर यह आपको पेपर में लिखनी पड़े तो इसमें सब कुछ अच्छा लिख कर आना है। कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्म में एक ही बात कही जाती है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। मानव की सेवा करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सबका ईश्वर एक होता है, पशुओं का वध नहीं करना है, गरीबों को नहीं सताना है, समाज के सभी लोगों के हित में काम करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना है, महिलाओं को शिक्षा देनी है। इस तरह की सारी अच्छी अच्छी बातें आप किस में लिख के आएंगे? धर्म सुधार, सामाजिक सुधार, जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, सूफीवाद की शिक्षाएं। इस तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर बन जाएगा जो कई प्रश्नों का आंसर हो सकता है। बस लिखते जाना क्योंकि इतिहास का पेपर है। मेरे छात्रों, अब मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। पॉलिटिकल के लिए आपसे मिलूंगा। बहुत कम समय में ये वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू बहुत गहराई से करना और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर योरसेल्फ।